हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। अब आगे राकेश जीत गया था, इसलिए वह प्रीतम जी को चढ़ाते हुए बोला, तो कैसा लग रहा है हर कर मिस्टर सूर्यवंशी। प्रीतम जी अंदर से जल उठे, लेकिन तभी उनकी नज़र जाते हुए अथर्व पर पड़ी तो वह राकेश को तेजी स्माइल लेकर बोली, ये सिर्फ एक गेम था जिसमें भले ही आप जीत गए हो लेकिन उसे तो हार ही चुके हो ना। उन्होंने उन्हें अथर्व की तरफ इशारा किया तो राकेश गुस्से से लाल हो गया। तभी प्रीतम जी उसे और जलाते हुए बोले, आपका बेटा आपको अपना पिता नहीं मानता, इससे बड़ी हर एक बाप के लिए क्या ही होगी। प्रीतम जी वहां से जा चुके थे। वही राकेश गुस्से से लाल पीला होते हुए बोला, इस आदमी ने मेरे बेटे को भी अपने जैसा बना दिया है। कुछ देर बाद सब लोग गणपति जी की पूजा कर रहे थे। सभी ने जोड़ों में आरती की। अक्षत रह गया था तो उसने किया को आदित्य से ले लिया और फिर उसने भी आरती की। अथर्व और आराध्या का सामान भी नीचे आए उसके बगल वाले कमरे में शिफ्ट हो चुका था। जब सब डिनर कर रहे थे तो अथर्व बोला, माँ प्रिया जी। और रोहिणी ने उसकी तरफ देखा तो अथर्व प्रिया जी को बुला रहा था। ये देखकर रोहिणी थोड़ी उदास हो गई। वही अथर्व प्रिया जी से बोल, माँ मेरे कबर्ड का सामान किसने शिफ्ट किया था? तो प्रिया जी बोली, मैं ही किया था। क्यों, क्या हुआ? तभी प्रीतम जी ने कहा, तेरा सामान मेरे पास है, बाद में ले लेना। तो अथर्व ने उनकी तरफ चुम्मा उछाला और कहा, आई लव यू पापा। तो प्रीतम जी बोले, मी टू। उन्हें देखकर अक्षत बोला, यह क्या बेशर्मों की तरह पपिया उछाल रहे हो आप दोनों? ये तो बच्चा है, ये ऐसी हरकतें करता है। पापा आप तो बड़े हो, आप ही थोड़ा समझो। तो प्रीतम जी ने कहा, ये बच्चा तुझसे पहले पापा बन रहा है और तुझे बोला है ना हम बाप बेटे के बीच में मत खुद कर। अक्षत ने मुंह बना लिया। तभी प्रिया जी प्रीतम जी को हल्काते हुए बोले, आप शांति से खाना खाए हैं या फिर? प्रीतम जी जब हो गए तो अथर्व हंसने लगा। डिनर के बाद सब अपने कमरों में जा चुके थे। आराध्या सो चुकी थी, लेकिन अथर्व की आंखों में नींद नहीं थी। उसे आतंकी की बातें याद आ रही थी। उसने अपना फोन उठाया और बालकनी में आकर अपने आदमी को फोन करके गाड़ी मंगवा ली और निर्भय को मैसेज भी कर दिया कि वह कुछ देर में उनके पास आ रहा है। उसने टाइम देखा तो 12:30 थे। आराध्या को अकेले छोड़कर जाना तो उसे सही नहीं लगा, तो वह कमरे से बाहर निकाल कर सीढ़ियों के ऊपर राधिका के कमरे के बाहर आकर रुक। उसने दरवाजा खटखटाया तो कुछ देर बाद राधिका ने दरवाजा खुला तो अथर्व को देखकर बोले, अथर्व तुम, क्या हुआ? आराध्या ठीक तो है ना? तो अथर्व बोला, तुम कुछ टाइम के लिए मेरी डार्लिंग के पास सो जाओ, मुझे काम है, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। तो राधिका बोली, इतनी रात को क्या काम है तुम्हें? तो अथर्व बोला, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ देर में आ जाऊंगा, तुम आ जाओ और उसका ध्यान रखना। अथर्व जा चुका था और राधिका आराध्या के पास आकर लेटकर सोचने लगी कि अथर्व कहाँ गया होगा। वही अथर्व ने अपने आदमी से गाड़ी ली और सीधा निर्भय लोगों के फ्लैट पर आकर रुक। कुछ देर वह उनके फिट किया कैमरे की फुटेज देख रहा था, जिसमें कुछ भी पता नहीं चल पाया। तभी अथर्व गुस्से से बोला, उसे आदमी ने कहा था कि उन्होंने चारों जगह पर बम फिट कर दिए हैं, लेकिन इन फुटेज में तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया। फिर वह निर्भय से बोला, तुम सब एक काम करो, कल चारों जगह पर बम डिफ्यूज स्क्वाड की एक टीम लेकर जाओ और हर तरह से चेक करो। निर्भय ने हाँ में सर हिलाया। उसके बाद अथर्व वापस हवेली आ गया। अथर्व जब हवेली पहुंचा तो आज फिर रोहिणी ने उसे देख लिया। अथर्व से घूरते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खटखटाया तो वह खुला हुआ था। उसने जाकर राधिका को जगाया तो राधिका उठकर अपने कमरे में चली गई। अथर्व ने टाइम देखा तो 2 बजे बज रहे थे। उसने आराध्या को सही से चादर ओढ़ा दी और खुद भी जल्दी ही सो गया। अगले दिन सुबह अथर्व तीनों लड़कियों के साथ गार्डन में टहल रहा था। वही किचन में प्रिया जी तीनों के लिए नारियल का पानी गिलास में निकल रही थी। जब वह तीनों आए तो तीनों को पानी का ग्लास थमा दिया प्रिया जी ने और अथर्व से भी पूछ लिया कि उसे भूख तो नहीं लगी। तो अथर्व ने मना कर दिया और कहा कि वह सबके साथ नाश्ता करेगा। उसके बाद सबने गणेश जी की पूजा की। कुछ देर बाद सब नाश्ता कर रहे थे। अथर्व ने कहा, पापा मैं आज निर्भय लोगों के फ्लैट पर जाऊंगा। प्रीतम जी ने उसे देखा। तभी अक्षत ने कहा, क्यों, क्या करेगा वहां जाकर? तो अथर्व बोला, मुझे कुछ काम है। तो अक्षत ने कहा, ठीक है मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। अथर्व ने उसे घूर कर देखा और कहा, मैं कुएं में कूदूंगा तो तू भी कूदेगा क्या? तो अक्षत बोला, हाँ।
तो प्रीतम जी बोले ठीक है अक्षत अगर साथ जाएगा तो तुम जा सकते हो। अक्षत ने अथर्व की तरफ आंखें नचाई तो अथर्व ने उसे एक मौका दे मारा। नाश्ता करके अथर्व और अक्षत निकल गए हवेली से। निर्भय सभी लड़कों को लेकर पहले ही जा चुका था, अब सिर्फ तीनों लड़कियां ही फ्लैट पर थी। अथर्व और अक्षत जब वहां पहुंचे तो खुशबू बोली सर निर्भय और बाकी तीनों लड़के जा चुके हैं। अथर्व ने उसे आगे चुप होने का इशारा किया तो वह चुप हो गई। वह दोनों अंदर गए। अथर्व निया से बोला आनिया जरा इधर तो आओ। दोनों लड़कियां हंसने लगी तो निया गुस्से से बोली सर मेरा नाम निया है। तो अक्षत ने एक चपत लगाई तो अथर्व को। तो अथर्व बोला देखना जरा बाकी की घड़ी एक्टिवेट हुई है या नहीं। निया जल्दी से अपना तामझाम उठाया और देखना शुरू कर दिया। तब निया देखकर बोली सर फिलहाल तो कोई घड़ी एक्टिवेट नहीं है, लेकिन कल शाम को ये तीनों घड़ियां एक्टिवेट थी और सब अलग अलग इलाकों में एक्टिवेट थी। अथर्व ने अक्षत को देखा जो गौर से स्क्रीन पर देख रहा था। तो अथर्व बोला अच्छा क्या तुम पता लगा सकती हो कि तीनों घड़ी एक साथ कब और कहाँ एक्टिवेट हुई थी। तो निया बोली अभी चेक कर रही हूँ सर। अथर्व और अक्षत निर्भय के फ्लैट पर आए हुए थे और वह घड़ी एक्टिवेट हुई कि नहीं उसके बारे में पता लग रहे थे। कुछ देर बाद निया ने कहा सर ये तीनों घड़ियां 2 दिन पहले इस जगह पर एक्टिव हुई थी। अथर्व अपनी लोकेशन नोट की और अपना मोबाइल निकालकर अपने एक आदमी से बोल एक जगह की लोकेशन भेज रहा हूँ, जितनी जल्दी हो वहाँ जाओ और वहाँ से जो कुछ भी हाथ लगे सबको उठा लो। सामने से यह सर का कर फोन कट गया तो अथर्व बोला अच्छा अब तुम सब आराम करो हम चलते हैं, चलो बड़े भाई साहब। अथर्व ने अक्षत को गाड़ी ललिता जी के घर लेकर जाने के लिए कहा तो अक्षत गाड़ी चलाते हुए बोला कितने आदमी काम करते हैं तेरे लिए। तो अथर्व ने कहा फिलहाल यहाँ मुंबई में तकरीबन 40 तो होंगे ही, बाकी सब दिल्ली में है, दादू के गॉड्स में भी शामिल है कुछ लोग। तो ये सुनकर अक्षत हैरान हो गया और बोला दादू को पता है कि तुम उन पर नजर रखते हो। तो अथर्व बोला नहीं तो फिर। अक्षत ने कहा तेरे आदमी उन लोगों को कहाँ पर लेकर जाएंगे। तो अथर्व उसे घूरते हुए बोला देख सिर्फ 3 आदमी बचे हैं, अगर एक साथ हाथ आ गए तो तीनों को मार दूंगा और तुम में से कोई मेरे साथ नहीं होगा, वह मैं अकेले करूंगा। अब तो तुझे मेरे लिए रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे साथ 20-30 लोग तो होते ही है। तो अक्सर बोला अभी खतरा 10 दिन और है, एक बार वह हवन हो जाए हम यहाँ से दिल्ली चले जाए तो ठीक सब ठीक हो जाएगा और हमारा डर भी खत्म हो जाएगा। वह दोनों बातें करते हुए ललित जी के घर पहुँच गए तो अथर्व गाड़ी से उतरकर अंदर भाग गया। लंच का टाइम हो गया था तो अथर्व उछलते हुए हाल में आकर खुद और चिल्लाया माँ अपुन को भूख लगी है तो खाना दो। ललित जी और विद्या जी अथर्व का बच्चा कैसा होगा, अथर्व जैसा या फिर आराध्या जैसा, इसी सब के बारे में बात कर रही थी जब अथर्व एकदम से हाल में आकर चिल्लाया तो वह दोनों ही औरतों डर गई। ललिता जी उसे डांटते हुए बोले नालायक ऐसे चिल्लाते हुए कौन आता है, आराम से भी तो आ सकता है, हमें डरा दिया। तो अथर्व हंसते हुए उनके पास आया और विद्या जी के गले लगाकर बोला यह अपुन का स्टाइल है। वह तीनों लक्काढारे दिखाई नहीं दे रहे। तभी वह हंस वहां आते हुए बोला मैंने कह दिया था इसे कि वह राक्षस आ गया है, लेकिन ये दोनों मां ही नहीं रहे थे। तभी उसके पीछे से अमन भी आते हुए बोला अब हमारे कान हाथी जैसे थोड़ी ही है। ये सुनकर वंश ने उसे घूर कर देखा तो वह हंसने लगा। लक्ष्य अथर्व से बोल किसके साथ आया है। तभी अक्षत अंदर आते हुए बोला मैं लेकर आया हूँ, वरना अकेला उड़ने की फिराक में था ये। तभी अथर्व ललिता जी से बोल माँ क्या बनाया है आज। तो विद्या जी बोली छोले बनाए थे, अभी बस रोटियां बनानी बाकी है। कुछ देर बाद सब बैठे खाना खा रहे थे। ललिता जी अथर्व से बोली आराध्या ठीक है ना, उसका ध्यान रख कर। तो अथर्व बोला माँ पापा दोनों वही होते हैं तो उनके रहते कोई चिंता नहीं है। माँ ने तीनों ही लेडीज का डाइट चार्ट बनाया है जिसे वह तीनों अच्छे से फॉलो कर रही है, वरना ध्रुवी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। अगर माँ वहाँ नहीं होती तो वह औरत तो किसी काम की नहीं है। ये भी नहीं कि दोनों बहू के खाने पीने का ध्यान रख ले। उसकी बात सुनकर विद्या जी ने कहा ऐसा नहीं है बेटा, मैं वहां रहकर आई हूँ, रोहिणी जी अच्छे से ख्याल रखती है ध्रुविका और तेरी भाभी का, वह तो प्रेगनेंसी में होता है रहता है पानी वगैरह काम, वॉमिटिंग से भी तो ऐसा हो जाता है, तो उन्हें हर वक्त गलत मत बोला कर। तभी अक्षत भी बोला हाँ मैं भी देखा है आंटी इतनी बुरी भी नहीं है। तभी अथर्व बोला मुझे पता था कोई बोले ना बोले लेकिन तू जरूर बोलेगा, तुझे वह औरत कुछ ज्यादा ही बोली लग रही है, जो इसकी गोद में जाकर बैठ जा, तुझे तो बेटा हम उसी के पास छोड़कर जाएंगे, लग जाएगा पता जब सपने में वह छोरी चाकू लेकर राक्षसी की तरह तुझे करने
में आएगी, मैं इसलिए कभी रात में अकेला नहीं सोता। अपनी बात कहकर जहां अथर्व खाने में मग्न हो गया वहीं बाकी सब उसे देखते रह गए। मतलब 25 साल का अथर्व जो किसी से नहीं डरता, वह अपनी जन्म देने वाली माँ से डरता है। लंच करके अथर्व विद्या जी के पास हो गया। वहीं अक्षत ने जो अथर्व ने निर्भय लोगों के फ्लैट पर किया था वह सब बाकी लड़कों को बताया और कहा मुझे लगता है ये सब हमसे कुछ छुपा रहा है। वंश ने अक्षत की तरफ देखा और कहा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो अक्षत बोला हम जब उनके फ्लैट पर गए तो चारों लड़के कहीं गए हुए थे। वह लड़की खुशबू बोल भी रही थी कि लेकिन इस लड़के ने इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा। हमारे सामने सब कुछ करके भी बहुत कुछ छुपा रहा है। लेकिन क्या चारों लड़के सच में गुम हो गए? वहीं अथर्व चैन से सोया हुआ था। विद्या जी उसके सर पर थपकियां दे रही थी। ललिता जी भी काम निपट कर वहां आ गई तो वह अब अथर्व दोनों के बीच में गधे घोड़े बेचकर सो रहा था। शाम हो गई थी। अथर्व और अक्षत दोनों ही काफी पी रहे थे। ललिता जी अथर्व से बोले अर्थ बेटा आराध्या का ध्यान रखकर ज्यादा बाहर मत घुमा कर। तो अथर्व ने हाँ में गर्दन हिला दे। उसके बाद अक्षत और वह दोनों ही जाकर गाड़ी में बैठ गए। अथर्व और अक्षत गाड़ी में बैठे ही थे तभी अंदर बैठे वंशिका ने जोर से छींक मारी जिससे विद्यार्थी बोली यह क्या किया वंशी? बच्चे अभी गए भी नहीं है और तूने छींक दिया। वंश जहां उनसे बोलकर कुछ देर बाद चले जाएंगे लेकिन वंश जब तक पहुंचा अक्षत ने गाड़ी में गेट से बाहर निकाल ली थी और वह दोनों चले गए। वंश वापस आकर बोला माँ वह दोनों चले गए। तभी विद्या की बोली है भगवान दोनों बच्चों को अच्छे से पहुंचा देना। वही अक्षत ने कुछ दूर जाकर गाड़ी रोकी और अथर्व को सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा तो अथर्व ने मुंह बनाते हुए सीट बेल्ट लगा ली। वहीं दूसरी तरफ हवेली में राकेश और बाकी सब लौट आए थे। प्रीतम जी भी लैपटॉप पर अपना काम कर रहे थे। तभी प्रिया जी परेशान से उनके पास आकर बैठ गई। प्रीतम जी ने उन्हें देखा और कहा क्या हुआ प्रिया जी आप इतनी परेशान क्यों है? सब ठीक है ना? तो प्रिया जी बोली पता नहीं थोड़ी सी बेचैनी हो रही है। अथर्व को फोन करती हूँ अभी तक नहीं आए हैं ये दोनों। प्रिया जी ने फोन मिला है तो दूसरी तरफ से अथर्व ने फोन नहीं उठाए जिससे वह और बेचैन हो गई। तभी प्रीतम जी ने लैपटॉप बंद किया और कहा अक्षत उसके साथ है ना तो चिंता क्यों कर रही है आप? और इस बागर बिल्ले की तो आदत है फोन ना उठाना। मैं अभी अक्षत को फोन कर लेता हूँ। वह अक्षत को फोन करने लगे। वही राकेश मन में बोला खुद तो यह आदमी नाटकबाज है कि वही अब इसकी बीवी भी नाटक करने लगी हूं दिखाते तो ऐसे ही जैसे सारी चिंता ही नहीं ही है इस लड़के की। तभी प्रीतम जी की आवाज सबको आए। प्रीतम जी बोले इस कबड्डी का फोन तो बंद आ रहा है, ऐसा तो कभी नहीं होता। अब उन्हें भी चिंता होने लगी थी। वही आराध्या का हाल वॉमिटिंग से बेहाल था, वह भी अथर्व को फोन कर रही थी। अथर्व और अक्षत निर्भय के फ्लैट पर आए हुए थे और वह घड़ी एक्टिवेट हुई कि नहीं उसके बारे में पता लग रहे थे। कुछ देर बाद निया ने कहा सर ये तीनों घड़ियां 2 दिन पहले इस जगह पर एक्टिव हुई थी। अथर्व अपनी लोकेशन नोट की और अपना मोबाइल निकालकर अपने एक आदमी से बोल एक जगह की लोकेशन भेज रहा हूं, जितनी जल्दी हो वहां जाओ और वहां से जो कुछ भी हाथ लगे सबको उठा लो। सामने से यह सर का कर फोन कट गया तो अथर्व बोला अच्छा अब तुम सब आराम करो हम चलते हैं, चलो बड़े भाई साहब। अथर्व ने अक्षत को गाड़ी ललिता जी के घर लेकर जाने के लिए कहा तो अक्षत गाड़ी चलाते हुए बोला कितने आदमी काम करते हैं तेरे लिए? तो अथर्व ने कहा फिलहाल यहाँ मुंबई में तकरीबन 40 तो होंगे ही, बाकी सब दिल्ली में है, दादू के गॉड्स में भी शामिल है कुछ लोग। तो ये सुनकर अक्षत हैरान हो गया और बोला दादू को पता है कि तुम उन पर नजर रखते हो? तो अथर्व बोला नहीं तो फिर? अक्षत ने कहा तेरे आदमी उन लोगों को कहां पर लेकर जाएंगे? तो अथर्व उसे घूरते हुए बोला देख सिर्फ 3 आदमी बचे हैं, अगर एक साथ हाथ आ गए तो तीनों को मार दूंगा और तुम में से कोई मेरे साथ नहीं होगा, वह मैं अकेले करूंगा। अब तो तुझे मेरे लिए रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे साथ 20-30 लोग तो होते ही है। तो अक्सर बोला अभी खतरा 10 दिन और है, एक बार वह हवन हो जाए हम यहाँ से दिल्ली चले जाए तो ठीक सब ठीक हो जाएगा और हमारा डर भी खत्म हो जाएगा। वह दोनों बातें करते हुए ललित जी के घर पहुँच गए तो अथर्व गाड़ी से उतरकर अंदर भाग गया।
लंच का टाइम हो गया था तो अथर्व उछलते हुए हाल में आकर खुद और चिल्लाया, माँ अपुन को भूख लगी है तो खाना दो। ललित जी और विद्या जी, अथर्व का बच्चा कैसा होगा, अथर्व जैसा या फिर आराध्या जैसा, इसी सब के बारे में बात कर रही थी जब अथर्व एकदम से हाल में आकर चिल्लाया तो वह दोनों ही औरतों डर गई। ललिता जी उसे डांटते हुए बोले, नालायक, ऐसे चिल्लाते हुए कौन आता है, आराम से भी तो आ सकता है, हमें डरा दिया। तो अथर्व हंसते हुए उनके पास आया और विद्या जी के गले लगाकर बोला, यह अपुन का स्टाइल है। वह तीनों लक्का ढारे दिखाई नहीं दे रहे। तभी वह हंस वहां आते हुए बोला, मैंने कह दिया था इसे कि वह राक्षस आ गया है, लेकिन ये दोनों मां ही नहीं रहे थे। तभी उसके पीछे से अमन भी आते हुए बोला, अब हमारे कान हाथी जैसे थोड़ी ही है। ये सुनकर वंश ने उसे घूर कर देखा तो वह हंसने लगा। लक्ष्य अथर्व से बोल, किसके साथ आया है। तभी अक्षत अंदर आते हुए बोला, मैं लेकर आया हूँ, वरना अकेला उड़ने की फिराक में था ये। तभी अथर्व ललिता जी से बोल, माँ क्या बनाया है आज। तो विद्या जी बोली, छोले बनाए थे, अभी बस रोटियां बनानी बाकी है। कुछ देर बाद सब बैठे खाना खा रहे थे। ललिता जी अथर्व से बोली, आराध्या ठीक है ना, उसका ध्यान रख कर। तो अथर्व बोला, माँ पापा दोनों वही होते हैं तो उनके रहते कोई चिंता नहीं है। माँ ने तीनों ही लेडीज का डाइट चार्ट बनाया है जिसे वह तीनों अच्छे से फॉलो कर रही है, वरना ध्रुवी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। अगर माँ वहाँ नहीं होती तो वह औरत तो किसी काम की नहीं है। ये भी नहीं कि दोनों बहू के खाने पीने का ध्यान रख ले। उसकी बात सुनकर विद्या जी ने कहा, ऐसा नहीं है बेटा, मैं वहां रहकर आई हूँ, रोहिणी जी अच्छे से ख्याल रखती है ध्रुविका और तेरी भाभी का। वह तो प्रेगनेंसी में होता है, रहता है पानी वगैरह काम, वॉमिटिंग से भी तो ऐसा हो जाता है, तो उन्हें हर वक्त गलत मत बोला कर। तभी अक्षत भी बोला, हाँ मैं भी देखा है आंटी, इतनी बुरी भी नहीं है। तभी अथर्व बोला, मुझे पता था कोई बोले ना बोले लेकिन तू जरूर बोलेगा, तुझे वह औरत कुछ ज्यादा ही बोली लग रही है। जो इसकी गोद में जाकर बैठ जा, तुझे तो बेटा हम उसी के पास छोड़कर जाएंगे, लग जाएगा पता जब सपने में वह छोरी चाकू लेकर राक्षसी की तरह तुझे करने आएगी। मैं इसलिए कभी रात में अकेला नहीं सोता। अपनी बात कहकर जहां अथर्व खाने में मग्न हो गया वहीं बाकी सब उसे देखते रह गए। मतलब 25 साल का अथर्व जो किसी से नहीं डरता, वह अपनी जन्म देने वाली मां से डरता है। लंच करके अथर्व विद्या जी के पास हो गया। वहीं अक्षत ने जो अथर्व ने निर्भय लोगों के फ्लैट पर किया था वह सब बाकी लड़कों को बताया और कहा, मुझे लगता है ये सब हमसे कुछ छुपा रहा है। वंश ने अक्षत की तरफ देखा और कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो अक्षत बोला, हम जब उनके फ्लैट पर गए तो चारों लड़के कहीं गए हुए थे। वह लड़की खुशबू बोल भी रही थी कि लेकिन इस लड़के ने इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा। हमारे सामने सब कुछ करके भी बहुत कुछ छुपा रहा है, लेकिन क्या चारों लड़के सच में गुम हो गए। वहीं अथर्व चैन से सोया हुआ था। विद्या जी उसके सर पर थपकियां दे रही थी। ललिता जी भी काम निपट कर वहां आ गई तो वह अब अथर्व दोनों के बीच में गधे घोड़े बेचकर सो रहा था। शाम हो गई थी। अथर्व और अक्षत दोनों ही काफी पी रहे थे। ललिता जी अथर्व से बोले, अर्थ बेटा आराध्या का ध्यान रख कर ज्यादा बाहर मत घुमा कर। तो अथर्व ने हाँ में गर्दन हिला दे। उसके बाद अक्षत और वह दोनों ही जाकर गाड़ी में बैठ गए। अथर्व और अक्षत गाड़ी में बैठे ही थे तभी अंदर बैठे वंशिका ने जोर से छींक मेरी, जिससे विद्यार्थी बोली, यह क्या किया वंशी, बच्चे अभी गए भी नहीं है और तूने छींक दिया। वंश जहां उनसे बोलकर कुछ देर बाद चले जाएंगे, लेकिन वंश जब तक पहुंचा अक्षत ने गाड़ी में गेट से बाहर निकाल ली थी और वह दोनों चले गए। वंश वापस आकर बोला, माँ वह दोनों चले गए। तभी विद्या की बोली है, भगवान दोनों बच्चों को अच्छे से पहुंचा देना। वही अक्षत ने कुछ दूर जाकर गाड़ी रोकी और अथर्व को सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा तो अथर्व ने मून बनाते हुए सीट बेल्ट लगा ली। वहीं दूसरी तरफ हवेली में राकेश और बाकी सब लौट आए थे। प्रीतम जी भी लैपटॉप पर अपना काम कर रहे थे। तभी प्रिया जी परेशान से उनके पास आकर बैठ गई। प्रीतम जी ने उन्हें देखा और कहा, क्या हुआ प्रिया जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं, सब ठीक है ना। तो प्रिया जी बोली, पता नहीं थोड़ी सी बेचैनी हो रही है, अथर्व को फोन करती हूँ, अभी तक नहीं आए हैं ये दोनों। प्रिया जी ने फोन मिला है तो दूसरी तरफ से अथर्व ने फोन नहीं उठाए, जिससे वह और बेचैन हो गई। तभी प्रीतम जी ने लैपटॉप बंद किया और कहा, अक्षत उसके साथ है ना, तो चिंता क्यों कर रही है आप, और इस बागर बिल्ले की तो आदत है फोन ना उठाना, मैं अभी अक्षत को फोन कर लेता हूँ। वह अक्षत को फोन करने लगे।
वही राकेश मन में बोला, खुद तो यह आदमी नाटकबाज है कि वही अब इसकी बीवी भी नाटक करने लगी हूं दिखाते तो ऐसे ही जैसे सारी चिंता ही नहीं ही है इस लड़के की। तभी प्रीतम जी की आवाज़ सबको आए। प्रीतम जी बोले, इस कबड्डी का फ़ोन तो बंद आ रहा है, ऐसा तो कभी नहीं होता। अब उन्हें भी चिंता होने लगी थी। वही आराध्या का हाल वॉमिटिंग से बेहाल था, वह भी अथर्व को फ़ोन कर रही थी। अक्षत गाड़ी चला रहा था, तभी उसे महसूस किया कि गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसने अथर्व की तरफ देखा जो फ़ोन में गेम खेल रहा था। अक्षत ने ब्रेक लगाने की कोशिश की तो ब्रेक नहीं लगे। वह अथर्व से बोल, अर्थ गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे। तभी अथर्व ने फ़ोन जेब में डाला और कहा, लेकिन कुछ देर पहले तो तूने गाड़ी रोकी थी, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक काम कर, गाड़ी खाली सड़क पर ले ले। तो अक्षत ने ऐसा ही किया। जंगल की तरफ वाले रास्ते पर वैसे भी कोई आता जाता नहीं था, उसने गाड़ी उसी तरफ बढ़ा दी। तभी अथर्व का फ़ोन बजने लगा। अक्सर बोला, फ़ोन देखो किसका आ रहा है, हेल्प के लिए बोल देना। अथर्व ने देखा तो प्रिया जी का फ़ोन था उसे। तभी उसने सामने देखा तो जोर से बोल, अक्षत सामने देखा, लेकिन तब तक देर हो गई थी। गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और दोनों लड़के बेहोश हो गए, नीचे पड़ा। अथर्व का फ़ोन बज रहा था, इस बार आराध्या का फ़ोन आ रहा था। कुछ देर बाद अक्षत की आंखें खुली तो उसके सर में तेज दर्द की एक लहर दौड़ गई। उसने स्टीयरिंग से कर उठाया और अथर्व को देखने लगा तो वह गाड़ी की सीट से टिका हुआ था। सीट बेल्ट लगी हुई थी, इसलिए उसका सर आगे नहीं टकराया था, लेकिन गाड़ी का शीशे के टुकड़े उसके माथे और गाल पर लग गए थे, जिससे खून रश रहा था। उसने अपनी सीट बेल्ट देखी जो टूट गई थी, उसके माथे से भी खून बह रहा था। उसने खुद को संभाला और गाड़ी से बाहर निकल गया। अथर्व की तरफ का दरवाजा खुला हुआ था, उसने अथर्व की सीट बेल्ट खोलने की कोशिश की तो वह नहीं खुली। गाड़ी से धुआं निकल रहा था। अक्षत ने सीट बेल्ट को उखाड़ कर ही फेंक दिया और अथर्व को बाहर निकाल लिया। गाड़ी से कुछ दूर जाकर अक्षत ने अपना फ़ोन देखा तो वह बंद पड़ा था। उसने उसे ऑन करने की कोशिश की, लेकिन शायद वह चार्ज नहीं था। वह अथर्व को उठाने लगा, तभी गाड़ी से अथर्व के फ़ोन की आवाज़ है तो वह अथर्व को छोड़कर गाड़ी के पास आ गया। उसने सीट की साइड से फ़ोन उठाकर देखा तो फ़ोन कट चुका था। वह जल्दी से अथर्व के पास आ गया और फ़ोन का लॉक खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन पता नहीं क्या पासवर्ड था जो फ़ोन खुल ही नहीं। उसने अथर्व के फिंगरप्रिंट से फ़ोन खोला और प्रीतम जी को फ़ोन मिला दिया। हवेली में सब लोग परेशान हो गए थे। तभी प्रीतम जी का फ़ोन बजा, उन्होंने देखा तो अथर्व का नंबर था। वह बोले, प्रिया जी अथर्व का फ़ोन है। तो वह बोली, फ़ोन स्पीकर पर करिए। तभी प्रीतम जी ने फ़ोन उठाया और कुछ बोलते तभी अक्षत ने उधर से कहा, हेलो पापा। तो प्रीतम जी बोले, अक्षत अर्थ कहाँ है और तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था और यह नालायक फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? तो अक्सर बोला, पापा हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। तभी पीछे से एक धमाके की आवाज़ आई तो प्रीतम जी बोले, अक्षत यह आवाज़ कैसी थी और तुम दोनों ठीक हो ना? प्रिया जी और आराध्या तो एक्सीडेंट का नाम सुनकर ही रोने लगी थी। तभी धमाके की आवाज़ सुनकर वह जोर से बोली, अक्षत। तभी अक्षत बोला, पापा वह गाड़ी ब्लास्ट हो गई, लेकिन हम दोनों बिल्कुल ठीक है। हम हाईवे की तरफ को जंगल वाली सड़क है वहाँ पर है, आप आ जाए। और अथर्व भी ठीक है, तो माँ को कहिए ज़्यादा परेशान ना हो, आप जल्दी आ जाए। इतना कहकर अक्षत ने फ़ोन काट दिया तो प्रिया जी रोते हुए बोली, मैं पहले ही कह रही थी कि कुछ हुआ है, चलिए जल्दी चलिए। तभी प्रीतम जी बोले, आप यहीं रुकिए और आराध्या का ध्यान रखिए। आराध्या बेटा तुम रो मत, अक्षत कह रहा है ना कि वह दोनों ठीक है। तभी रंजीत और सभी लोग खड़े हो गए कि वह भी साथ जाएंगे, तो प्रीतम जी ने रंजीत और आदित्य को साथ लिया और वहां से चले गए। वही अथर्व को भी होश आ गया था। उसने अक्षत को देखा और कहा, ये तेरे सर पर पकड़ा फूट गया? मेरा दिमाग दुख रहा है। हाँ मम्मी। अथर्व को ऐसी हालत में भी ऐसी बेकार की बातें करते देखकर अक्षत उसे घूरते हुए बोला, कुत्ते यहाँ हम मरते मरते बचे हैं और तुझे मजाक सूझ रहा है? तो अथर्व बोला, तो तेरी तरह कर पकड़ कर बैठ जाओ। वैसे कितना मस्त एडवेंचर हो रहा होगा तेरे लिए, हीरो की तरह मुझे गाड़ी से बाहर निकलना। तभी अक्षत ने उसे डांटते हुए कहा, वहां घर पर माँ और आराध्या पीछे रो रही थी, उनकी चिंता कर। आराध्या का ऐसी हालत में टेंशन लेना सही नहीं है। तो अथर्व बोला, चल फिर घर चलते हैं। अथर्व उठने लगा तो अक्षत बोला, यही बैठ जा, पापा लोग आते ही होंगे, अंधेरा होने वाला है, आई होप वो जल्दी आ जाए।
कुछ ही देर में आदित्य ने उनके पास आकर गाड़ी रोक प्रीतम जी जल्दी से दोनों के पास आ गए और दोनों को ही एक साथ गले लगा लिया और कहा, तुम दोनों ठीक हो ना मेरे बच्चों। तो अथर्व बोला, पापा इसने परसों जो पकोड़े खाए थे वह माथे के रास्ते बाहर आ गए। प्रीतम जी ने उसकी पीठ सिलाई वही। रंजीत और आदित्य दोनों ही जब अथर्व को बोलते देखा तो वह भी रिलैक्स हो गए। कुछ देर बाद जब वह सब हवेली पहुंचे तो बाहर ही ललित जी की 2 गाड़ियां खड़ी थी। अंदर प्रिया जी के पास विद्या जी बैठी थी और ललिता जी आराध्या को समझ रही थी। तभी अथर्व की आवाज आई, माँ। सब ने उसकी तरफ देखा। अक्षत और अथर्व दोनों ही खड़े थे तो प्रिया जी दोनों से ही लिपट गई। तभी अथर्व बोला, माँ हम दोनों ठीक है। तभी डॉक्टर भी आ गए तो अथर्व ने अक्षत को आगे करके उसे पट्टी करने के लिए कहा और खुद आराध्या के पास आकर बैठ गए जिनकी आंखें रोने से सूज गई थी। तभी अथर्व ने सबके सामने उसके माथे पर किस किया और गले लगा कर कहा, मेरी डार्लिंग बीवी मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। आराध्या उसके गले लगाकर अपनी बेचैनी कम करने लगी। कुछ देर बाद डॉक्टर दोनों लड़कों की मरहम पट्टी करके चला गया। विद्या जी और ललिता जी अथर्व के पास बैठी थी। ललित जी बोले, तुम लोगों का एक्सीडेंट कैसे हुआ और जंगल वाले खाली सड़क पर क्या करने गए थे तुम लोग? तो अक्षत बोला, वह गाड़ी के ब्रेक अचानक से फेल हो गए थे तो इसने मुझे गाड़ी खाली सड़क पर लेकर जाने के लिए कहा था कि हम किसी गाड़ी का ट्रक से नाटक आ जाए। जब मनीष फोन कर रही थी तो मेरा ध्यान सामने से हट गए जिस गाड़ी पेड़ से टकरा गई। तभी वंश बोला, लेकिन गाड़ी के ब्रेक कैसे फूल हो गए? क्या ये किसी ने जानबूझकर किया था? तो अक्सर बोला, मुझे नहीं लगता कि यह किसी ने किया है क्योंकि वहां घर से निकलने के बाद कुछ दूर जाकर मैं गाड़ी रुकी थी क्योंकि इसमें सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। तभी अथर्व हंसते हुए बोला, दादी आज तो मैं हीरोइन बन गया था। अक्षत ने उसे घूर कर देखा और कहा, पहले तो तू मुझे ये बता, तेरे मोबाइल का पासवर्ड किया है? मैंने सबसे रिलेटेड सब कुछ लिख दिया लेकिन फ़ोन नहीं खुला, बता जल्दी। तो अथर्व बोला, वह मेरे मोबाइल का पासवर्ड तो जलेबी बाई है। आराध्या ने उसे घूर कर देखा तो अथर्व बोला, मैं हीरोइन हूँ। सभी अथर्व को घर कर देखा तो ललित जी भी उसी की तरह बोले, और यह हीरोइन अब से इस हवेली से बाहर नहीं जाएगी। तो अथर्व चिल्लाने लगा तो प्रीतम जी भी बोले, बिल्कुल सही कहा ललित ने, मैं तो कहता हूँ हम दिल्ली चलते हैं अभी। तो अथर्व बोला, पापा आप बिना एक काम करिए, आप और बाकी सब चले जाओ, यहाँ तक कि मेरी डार्लिंग बीवी को भी ले जाओ। मैं ध्रुविका का बेबी आने से पहले कहीं नहीं जाऊंगा। गलती आप सबकी है, क्यों भेजा था मुझे यहाँ जब मैं आना नहीं चाहता था, और अब जब मेरा मन यहाँ रहना जरूरी है तो अब मैं कुंडली का नाटक शुरू हो गया। मैं कल उसे पंडित की खटिया खड़ी कर दूंगा जाकर, जो आप लोगों के कान भर कर गया है। जब प्रीतम जी ने वापस दिल्ली जाने की बात करे तो अथर्व चिल्लाने लगा और बोला, पापा आप भी ना एक काम करिए, आप और बाकी सब चले जाओ, यहाँ तक कि मेरी डार्लिंग बीवी को भी ले जाओ, लेकिन मैं ध्रुविका का बच्चे आने से पहले कहीं नहीं जाऊंगा। गलती आप सबकी है, क्यों भेजा था मुझे यहाँ जब मैं आना ही नहीं चाहता था, और अब जब मेरा यहाँ रहना जरूरी है तो अब ये कुंडली का नाटक शुरू हो गया। मैं कल उसे पंडित की खटिया खड़ी कर दूंगा जाकर, जो आप लोगों के कान भर कर गया है। ये बस एक एक्सीडेंट था, और खबरदार अगर किसी ने दादू को कुछ बताया। तो अथर्व ने देखा कि उसका भाषण सब ने चुपचाप सुन लिया। तभी ललित जी उसकी तरफ बढ़े और बोले, रुक जाना लायक, तो ऐसे बात करते हैं बड़ों से। अथर्व जल्दी से मीनल जी के पीछे जाकर खड़ा हो गया और बोला, दादी देखिए ना इस खड़ूस कमिश्नर को। तभी ललिता जी बोली, अर्थ बेटा हम तुझे घर में रहने के लिए ही तो बोल रहे हैं। तो अथर्व बोला, माँ कब तक मैं यहाँ रहूंगा, और इस बात की क्या गारंटी है कि मुझे यहाँ कुछ नहीं होगा? बताए, अगर मेरी मौत लिखी है तो वह कहीं भी हो जाएगी, उसमें आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और गलती तो इसकी उसे खतरा कर की है जिसके चलते हुए ही ब्रेक फेल हो गए। अच्छा हुआ मैं इसके साथ था, वरना पता नहीं इसका क्या होता। एक मिनट, मुझे लगता है कि कुंडली इसकी खराब है। सुबह उसे पंडित को बुलाए और इसकी कुंडली दिखाकर इस कमरे में बंद कर दीजिए। ये सुनकर अक्षत अथर्व के पीछे लग गया। तभी प्रीतम जी अपने सर के बाल नोचते हुए बोले, हम क्या करें अब? तभी अथर्व रुक गया और बोला, पापा मन से कहिए, वह आपके बाल अच्छे से नोचेगी। प्रीतम जी ने ललित जी की तरफ देखा तो वह दोनों ही हंसने लगे। धीरे धीरे सब हंसने लगे तो मीनल जी बोली, सब कुछ ठीक है, दोनों बच्चे सही सलामत आ गए गणेश जी की कृपा से, तो अब सब उनकी पूजा कर लेते हैं।
सब ने मिलकर गणेश जी की आरती की और फिर सभी औरतों ने मिलकर जल्दी डिनर तैयार किया। खाना खाते हुए अथर्व बोला, माँ मुझे कल कढ़ी चावल खाने हैं, लंच में बना देना। तो आराध्या भी बोली, मुझे भी खाने हैं कढ़ी चावल। तो प्रिया जी बोली, ठीक है ध्रुविका, तुझे भी पसंद है ना। तो उसके साथ साथ आरती ने भी कहा कढ़ी चावल तो यहाँ सभी को पसंद है। उसके बाद ललित जी और ललिता जी, लक्ष्य और बाकी सबके साथ वहाँ से चले गए। अथर्व आराध्य को लेकर अपने कमरे में आ गया था। आराध्या अथर्व के सीने पर सर रखकर सो रही थी। अथर्व उसकी पकड़ की मजबूती को देखकर ही समझ गया था कि वह उसे जरा भी अलग नहीं होने वाली, इसलिए उसने भी सोने में ही अपनी भलाई समझी। ऐसे करते 4-5 दिन गुजर गए थे। अथर्व और अक्षत के साथ हुए उसे हादसे को अथर्व को हवेली से दिन में प्रीतम जी को कहीं जाने नहीं दिया और हाथ में आराध्या उठकर अथर्व को चेक करती। एक दिन तो अथर्व दरवाजे तक भी पहुंच गया था। जो आराध्या ने उसे देख लिया था तो अथर्व नहीं भूख लगने का बहाना बना दिया था। धीरे धीरे विसर्जन का दिन भी पास आता जा रहा था। 6 दिन बचे थे बस। अब वही अथर्व बहुत ही भन्नाया हुआ था क्योंकि ललित जी ने पुलिस को भी उन आतंकवादियों को ढूंढने में लगा दिया था। उसके आदमियों को निया की बताए लोकेशन से कुछ सामान मिला था जिसे अथर्व ने निर्भय लोगों के पास पहुंचा दिया था। अथर्व नीचे हॉल में आया तो प्रीतम जी लैपटॉप उठाए वहीं बैठे हुए मिले। सोफे पर मोहन जी और मीनल जी भी वहीं बैठे हुए थे। यहाँ तक कि किया को भी वह सब हाल में ही बैठकर खिलाते थे। उसकी नज़र अगर अथर्व पर जाते हुए पड़ जाती तो वह पापू कहकर उसके पीछे लग जाती। अथर्व सोफे पर बैठकर प्रीतम जी से बोल, पापा जी मैं ललिता माँ के पास जो गार्ड को ले जाऊंगा साथ में। तो प्रीतम जी ने कहा, मैं सबको यही बुला लेता हूँ। ये सुनकर अथर्व गुस्से से बोल, पापा मुझे चोरी छुपे जाने पर आप सब मजबूर कर रहे हैं। तभी मोहन जी बोले, तुम्हें जिसे भी बुलाना है यही हवेली में ही बुला लो। मोहन जी की बात सुनकर अथर्व की आंखों में चमक आ गई और वह बोला, बाहर सर्वेंट के 2-3 कमरे बने हुए हैं ना, मैं वहाँ सेटअप लगा दो पापा, हवेली से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। तो प्रीतम जी ने कहा ठीक है। तो अथर्व ने निर्भय को सबको हवेली लेकर आने के लिए फोन कर दिया और कहा, मैं सफाई के लिए बोल कर आता हूँ नौकरों को। कुछ देर में निर्भय और बाकी सब हवेली आ चुके थे। अथर्व अपने आदमियों का दिया हुआ सारा सामान देख रहा था जिन्हें देखकर उसे भी कुछ समझ नहीं आया। तो उसने कहा, अब इसका क्या मतलब है कि लोग खुद अपनी मौत को लेकर जाएंगे और खुद विसर्जित हो जाएंगे। तो निर्भय बोला, यही तो समझ नहीं आ रहा सर। तो अथर्व बोला, तुम सब ने चारों जगह पर सब चेक किया था क्या? वहां पर कुछ भी ऐसा था जिसमें बम छुपा कर फिट किया जा सके? तो निर्भय ने कहा, सर कहीं बड़ी मूर्तियां जिन्हें बड़े टेम्पो वगैरह में लेकर जाते हैं उन्हें बड़े साधनों के नीचे ही या फिर उनमें से ही तो बम छिपकर ब्लास्ट करने का प्लान तो नहीं है उन लोगों का? तो अथर्व बोला, बड़ी मूर्तियां कौन लाता है यार? तो वेदांत बोलकर, छोटी मूर्तियां तो छोटा परिवार वाले लाते हैं, लेकिन बड़ी सोसाइटी में अक्सर बड़ी बड़ी मूर्तियां लाई जाती है जिन्हें कंपाउंड में ही स्थापित करके पूजा अर्चना की जाती है। तो अथर्व ने कहा, हाँ यार, हमारे घर में ही बड़ी मूर्ति लाए हैं जिसे 5-7 लोग ही उठा पाते हैं। तो अथर्व बोला, ठीक है, तुम्हें पापा को फोन करके कह दूंगा कि वह हर जगह आगे पर बम डिफ्यूज वालों का एक बंदा भी पुलिस के साथ खड़ा कर दे ताकि सभी गाड़ियों की चेकिंग भी होती रहे। तभी निया ने कहा, सर ये देखिए, इस जगह एक घड़ी एक्टिवेट हुई है। अभी अभी निर्भय लोग तुरंत उसे जगह के लिए निकल गए। वहीं उनके निकलते ही ललित जी को भी फोन कर दिया गया था जो प्रीतम जी ने किया था। भले ही उन्होंने उन सब की बातें नहीं सुनी थी, वह वहां से दूर गार्डन में ही निर्भय लोगों को जाते हुए देख चुके थे। तभी उन्होंने अथर्व को तीनों लड़कियों के साथ हवेली में अंदर जाते हुए देखा तो वह भागकर अपनी जगह पर विराजमान हो गए। वही अथर्व हाल में आया और प्रीतम जी के लैपटॉप को एक तरफ लटकाकर उनकी गोद में सड़क कर लेते हुए तीनों लड़कियों को भी वही बैठने के लिए बोला। तभी प्रीतम जी ने अथर्व से कहा, बागर बिल्ले क्या कर रहा है? मैं काम कर रहा हूँ ना। तो अथर्व बोल, बस कीजिए बाबा कम, वरना मेरे अंदर स्टार प्लस की गोपी आ जाएगी जो आपका लैपटॉप को धो डालेगी। यह सुनकर तीनों लड़कियां हंसने लगी और बोली, सर आपने भी देखा है वह सीरियल? तो अथर्व बोला, मेरी माँ दिन भर गोपी बहू राशि और वह रसोड़े में कौन था? तभी प्रिया जी किचन में से ही बोली, रसोड़े में ही हूँ और तेरी चाची भी है, अभी तुझे बताती हूँ, रुक जा। तो प्रीतम जी भी हंसते हुए बोले, अरे वह तो रह ही गया, मनी पानी ला ना जरा।
तभी प्रिया जी ने बेलन लेकर आ गई, लेकिन तभी मोहन जी और बाकी सब को देखकर वापस चली गई और किचन में जाकर बोली, मैं भूल गई थी कि हम अपने घर में नहीं है, ये लोग मुझे वहाँ भी ऐसे ही परेशान करते हैं। प्रीतम जी को अथर्व के साथ बच्चा बंदे देखकर मोहन जी को समझ में आ गया कि अथर्व का पूरा स्वभाव प्रीतम जी पर ही है। वह अपने मन में बोले, इस लड़के के अंदर अपने बाप का सिर्फ गुस्सा ही है, बाकी यह पूरा चीकू पर निकल गया। भैया ने भी इसे पूरा कार्टून ही बना दिया है। फिर उन्होंने प्रीतम जी से कहा, तुमने लव मैरिज भाग कर तो नहीं की थी ना प्रीतम? तो प्रीतम जी ने कहा, जी नहीं, मैंने पापा को सीधा बता दिया था तो वह मुझे बिना पता चल ही रिश्ता लेकर चले गए थे। अगले दिन ही वह तो हमारे कॉलेज के 3 महीने बचे हुए थे तो हमने ही एग्जाम तक उन्हें रोकने के लिए मनाया था। मेरे पापा हमेशा दोस्त बनकर रहे हैं मेरे साथ, तो मुझे कभी भी उनसे अपने दिल की बात कहते हुए शर्म या हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। और अथर्व और अक्षत के साथ में भी ऐसा ही हूँ। अक्षत थोड़ा खुद में ही रहता है, लेकिन टाइम पर वह भी सब शेयर कर लेता है मुझसे, और यह बंदर इसके तो चेहरे से ही सब टपकता है। किया चिप्स कर रही थी तो अथर्व उससे बोला, परी मुझे भी दे दो। तो किया ने एक चिप्स अथर्व के मुंह में डाल दिया। तभी अथर्व बोला, कहीं मेरी डार्लिंग बीवी को कुछ खाने का मन तो नहीं कर रहा, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। इतना कहकर अथर्व जल्दी से आरती के कमरे में गए जहाँ तीनों लड़कियां आराम से फ्रूट खा रही थी। अथर्व ने अंदर जाकर कहा, त्रिदेवियां कुछ खाने का मन है क्या किसी को? तो आराध्या ने कहा, हाँ मुझे बेसन का लड्डू खाना है। तो ध्रुविका और आरती ने भी कहा, और मुझे अमरूद और मुझे वाटरमेलन खाना है। तो अथर्व वहां से जाकर वापस सोफे पर बैठ गया और कहा, मैं अक्षत को कह देता हूँ कि उसकी भतीजी बेसन के लड्डू मांग रही है और बाकी दोनों बेबी अमरूद और आडू मांग रहे हैं। अथर्व ने फोन निकाला और सब कुछ बात कर फोन काट दिया। तभी निया ने कहा, सर आप कितने का रहे हैं? हस्बैंड है, अगर समर ने मेरे लिए सब नहीं किया तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। तो प्रीतम जी हंसने लगे और बोल, बेटा नायरा तुम्हारे वाला कौन सा है? तो नायरा बोली, जी वह अभिषेक है और खुशबू का नित्यम। तो अथर्व बोला, और निर्भय की है वंशु? प्रीतम जी उछलते हुए बोले, क्या बात कर रहा है अर्थ? तो अथर्व बोला, जी पापा मैं सच कह रहे, जहाँ हो मैंने देखा है वहाँ ललिता माँ के घर उसे निर्भय से बात करते हुए। तो प्रीतम जी फोन निकाल कर बोले, मैं अभी विराट को बताता हूँ कि किसी भी लड़की को वंशिका के लिए डराने धमकाने की जरूरत नहीं है। सभी लोग हैरान हो गए। प्रीतम जी ने विराट जी को सब बताया और अथर्व को फोन देकर बोले, ये ले विराट को बात करनी है तुझसे। उसके बाद विराट जी ने अथर्व से सब कुछ डाला और कहा, मैं अभी विद्या जी को बताता हूँ। उन्होंने फोन काट दिया। तो अथर्व बोला, पापा तो खुशी से पागल हो गए हैं। कुछ देर बाद लंच तैयार हो गया था। अथर्व और बाकी सब ने खाना खाया। उसके कुछ देर बाद ही निर्भय लोग वापस आ गए। तो अथर्व बोला, क्या होगा, कोई पकड़ा गया है यहाँ? फिर बोलो, फिर से कोई चाल चल रहे हैं? तो निर्भय लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तो अथर्व बोला, क्या हुआ? तो वेदांत बोला, सर वह तीनों आतंकी पकड़े जा चुके थे। ये सुनकर अथर्व खुश हो गया और कहा, सच में कहा है वह लोग? तभी पीछे से वंश बोला, हमारे पास है। अथर्व ने उनकी तरफ देखा और कहा, क्या मतलब? तो वेदांत बोला, कमिश्नर साहब ने शायद हम पर नजर रखी हुई थी, वह हमारे पीछे आ गए और उन तीनों को अपने कस्टडी में ले लिया। तो अथर्व जोर से चिल्लाए, क्या? वह वंश से बोला, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। वंश वहां से भाग गया और अथर्व उसके पीछे। कुछ देर बाद अक्षत, अमन, वंश और लक्ष्य चारों एक सोफे पर पड़े हुए हाफ रहे थे। अथर्व ने उन सभी पर जमकर लात घुसे चलाए और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, नाम बताओ उसे गार्ड का जिसे तुम लोगों को खबर दी थी इनके यहाँ से जाने की। मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। प्रीतम जी इधर उधर देखने लगे, जिस मोहन जी और मीनल जी को समझते देर नहीं लगी कि यह उन्हीं का काम है। तभी प्रीतम जी ने कहा, तू भी क्या उन लोगों के पीछे पड़ गया? पुलिस अपना काम कर रही है ना, इससे ललित प्रमोशन होकर वह डीजीपी बन जाएगा और वह आतंकवादी पकड़े गए हैं ना, तो बस तेरा काम खत्म। अथर्व ने निर्भय लोगों की तरफ देखा जो इसको देख रहे थे। वह उनसे बोला, तुम लोग जाओ यार, अब क्या फायदा हमारे इतने दिन भाग दौड़ करने का। अथर्व ने उन्हें इशारा करके जाने के लिए कहा तो वेदांत छत से सब लोगों को लेकर वहां से चला गया। उसके बाद अथर्व ने थोड़ी देर ड्रामा किया और फिर वह वापस पहले की तरह नौटंकी करने लगा। वही मोहन जी हैरान थे कि अथर्व आतंकवादियों के पीछे लगा हुआ था।
शाम को अथर्व सोफे पर पड़ा पड़ा टीवी देख रहा था जब वंशिका दनदनाते हुए वहां प्रकट हुई। अथर्व ने और उसने जमकर हुदंग मचाया हवेली में। वंशिका बोली, तुझे अगर पता था तो क्यों सबको बताया? मेरे और निर्भय के बारे में पापा मेरा कितना मजाक उड़ा रहे थे। तो अथर्व बोला, उसे दिन तो तुम उसे कुछ और समझ रही थी, फिर यह गलतफहमी प्यार में कैसे तब्दील हुई? तो वंशिका बोली, मैं उसे दिन बीच पर जब गए थे ना हम, वही सब कुछ क्लियर हो गया था। दोनों वैसे बैठे थे जैसे वह दोनों जुड़वा भाई बहन हो। अक्षत और बाकी सब के लिए यह नया नहीं था। अथर्व और वंशिका की हरकतें एक जैसी थी, इसीलिए उनकी एक दूसरे से बहुत ज्यादा बनती थी। अथर्व ने वंशिका से पिज्जा पार्टी मांगी तो मीनल जी ने कहा, अर्थ बेटा लहसुन प्याज नहीं खाना है अभी, जब तक गणपति जी घर में है। तो अथर्व चेक करने लगा और बिना प्याज का पनीर और दूसरी सब्जी वाला पिज्जा मंगवा लिया और कहा, दादी यह मौका थोड़ी ना दोबारा आएगा, मुझे बहुत मजा आता है दूसरे के पैसे खर्च करवाने में। तभी प्रीतम जी बोले, हाँ हाँ तू तो हमसे भी ज्यादा अमीर है फिर भी कंजूस है। तो अक्षत बोला, बिल्कुल आपकी तरह। कुछ ही देर में डोर बेल बजी तो अथर्व बोला, इतनी जल्दी पीछे आ गया और दरवाजे की तरफ दौड़ गया। तभी उसे ठोकर लगी जिससे वह आगे गिरता उससे पहले ही रंजीत उसे पकड़ लिया और कहा, संभाल के, अथर्व गिर जाएगा तो कमिश्नर साहब का खरबूजा फूट जाएगा। तो अथर्व उन्हीं के ऊपर चढ़कर बंदर की तरह उनसे चिपक गया और कहा, मुझे उठाकर वापस सोफे पर ले चलिए छोटे ठाकुर। तो रंजीत ने कहा, बेटा तुझे लगता है कि मैं तेरे पापाओं की तरह बुरा हूँ, लेकिन नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ। रंजीत जी गाते हुए बोले तो प्रीतम जी हंसने लगे और अक्षत से बोले, देखा कबाडी मेरा प्रकोप अथर्व पर और उसका रंजीत पर कितना तेजी से हम मस्ताने तरक्की कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर अक्षत का मुंह बन गया। वहीं राकेश तो सबको इग्नोर करके रोहिणी को आवाज देकर कमरे में चला गया था और रोहिणी भी कमरे में चली गई। जिस जाति देखकर अथर्व बोला, यह इस औरत का पत्नी तो कभी खत्म नहीं होगा, ये तो है नहीं कि 3 बच्चे भी थक कर आए हैं, उन्हें भी देख लूँ। मुझे क्या, मेरी माँ तो सबको भूल जाए, अगर मैं कहीं से आता हूँ तो मैं उन्हें अभी पप्पी देकर आता हूँ। अथर्व आदित्य लोगों को सुनाकर किचन में चला गया और 2-4 पप्पी खुद के गाल पर ही चिपकवा कर गया, जो प्रिया जी की लिपस्टिक के निशान से सबको दिख गया। कुछ ही देर में एक बड़ा फैमिली पिज्जा है जिसे सब ने मिलकर खाया।